बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए, अगर हम फ्लूइड्स पढ़ें, फ्लूइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी में। तो फ्लूइड्स में तीन चीज़ें याद रखें, वीसीआर याद रखें। फ्लूइड्स में वॉल्यूम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चॉइस ऑफ फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, और रेट ऑफ फ्लूइड कि उस फ्लूइड को हम किस रेट में दें, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, चॉइस, वॉल्यूम और रेट, वॉल्यूम, चॉइस और रेट, वीसीआर। ठीक है, अब देखें कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड देखते हैं। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट सबसे पहले, उसके बाद चॉइस देखेंगे, उसके बाद रेट देखेंगे। ठीक है ना। अब देखें, वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड जो है, इसको हम ml पर डे में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ml पर आर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसका जो इजी फार्मूला ये है कि हमने वेट देखें, बीच में हम वेट रखेंगे। देखिए हमने क्या कहा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ml पर डे और ml पर आर में ना। तो हम वेट देखेंगे, वेट फर्स्ट 10 kg लिखेंगे, सेकंड 10 kg और नेक्स्ट kgs जितने भी हैं। ठीक है, ठीक है ना। अगर तो आप ml पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो देखो फर्स्ट 10 kg में के लिए आप 100 ml पर kg देंगे, सेकंड 10 kgs के लिए आप 50 ml पर kg देंगे, और नेक्स्ट रिमेनिंग जितने भी kgs हैं उनके लिए आप 20 ml पर kg देंगे। अगर तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ml पर आर के लिए, तो फर्स्ट ये 4:1 का फार्मूला ml पर आर में चलता है, याद है 4:1 का फार्मूला। तो फर्स्ट 10 kgs के लिए 4 ml पर kg, नेक्स्ट 10 kgs के लिए 2 ml पर kg, और उसके सेकंड 10 kgs के लिए 2 ml पर kg, और नेक्स्ट जितने भी kgs हैं उनके लिए 1 ml kg देंगे। ठीक है ना। तो ये 4:1 का फार्मूला बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 60 kg के आदमी के लिए हम ml पर डे में कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट 10 kgs के लिए 100, फर्स्ट 10 kgs के लिए 100 ml मल्टीप्लाइड बाय प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, नेक्स्ट 10 kgs के लिए 50, और रिमेनिंग 10 kg 60 में से अगर 10 निकाल लो, 20 निकाल लो, ये वाले 10 और ये वाले 10, 40 बचता है। तो रिमेनिंग 10 kg 40 हो गए। 40 के लिए हमने इधर क्या लिखा, 20। तो इस सब को मिला के देखो तो 2300 ml पर डे बन रहा है। ठीक है, इसी तरह इसी को अगर हम कैलकुलेट करें किस में, इसी को कैलकुलेट करें ml पर आर में। ml पर आर में देखें तो 4:1 का फार्मूला 4, 2 और 1 है। फर्स्ट 10 kgs के लिए 4 ml, सेकंड 10 kgs के लिए 2 ml, और रिमेनिंग kgs के लिए 1। तो ये पूरा का पूरा बनता है 100 ml पर आर। ठीक है ना। देखिए ना, 100 है, 4 10 40, 2 10 20 20 और 40 60, और 40 से कम 40। ठीक है, 60 और 40 जमा 100 बनता है। तो 100, अगर देखो, अगर इसको आप 24 से ज़रब दो, इस 100 को ml पर आर को 24 से ज़रब दो, तो ml पर डे आता है। ये देखें, ml पर आर 100 ज़रब 24, 2400 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2400 जो है वो देखो ऑलमोस्ट इतना ही है, 2300। ये ऐसा क्यों है, वो इसलिए कि ये जो 4 है ना, ये 4, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2300 जो है, ये इधर तो ये तो 2400 आ रहा है। ठीक है, लेकिन है तो इधर 2300। वो इसलिए कि ये जो 4 है पूरा 4 नहीं होता, ये 4 ऑलमोस्ट 3.78 के आसपास, लेकिन हम इसको राउंड करके 4 बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से असल में 2300 है, लेकिन 2400 इसका कैलकुलेशन आ रहा होता है। ठीक है, देखो 100 ml के डिफरेंस है। ये 100 ml अगर आप पेशेंट को दें भी या ना दें तो इससे कोई फ़र्क वैसे पड़ने वाला नहीं होता, लेकिन आपको फार्मूला सही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें वही वाली बात लिखी गई है, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ 3.8, बस उसको हम राउंड करके 4 कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर आप किसी नर्स को आप कहें कि भाई इसको सिस्टर इसको 2600 ml पर डे दे दो, ठीक है, या फिर 150 ml पर आर दे दो, तो उसने आपकी तरफ ऐसे देख लेना है हैरत से। क्यों? क्योंकि उसको तो वो कहेगी आप, वो इसलिए कि देखें, वो कहेगी इतनी अक्लमंद में होती तो मैं आपकी बेच फेलो नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको कैलकुलेट करके ड्रॉप्स पर मिनट में बताना होता है, ड्रॉप्स पर मिनट। अब कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट, इसको कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट देखो, नंबर ऑफ, एक मिनट, ठीक है ना। तो आपको पता है सर्जन्स और मोरॉन्स, ठीक है ना। तो देखें, जो DPM है ना, DPM कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका, नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन वॉल्यूम इन ml पर डे।
अगर 2600 ml पर डे आपका वॉल्यूम है तो उसमें कितने हंड्रेड्स हैं, 26, तो यही 26 आपका DPM है। अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम 3200 ml पर डे में अगर कितने हंड्रेड्स हैं, 32, तो ये 32 आपका ड्रॉप्स पर मिनट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम इन ml पर आर डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई 4। तो फॉर एग्जांपल 100 ml पर आर है, ठीक है, 100 ml पर आर है, तो DPM 100 डिवाइड बाई 4, इसको 25 DPM आ जाएगा। इसी तरह से 180 है तो डिवाइड बाई 4 ये 45 DPM आ जाएगा। तो दो तरीके हैं DPM कैलकुलेट करने के, ठीक है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने देखो वॉल्यूम भी हमने देख लिया और उसके बाद फ्लो रेट भी, हम फ्लो रेट वाली ड्रॉप्स पर मिनट को ही तो फ्लो रेट कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। आप देखते हैं चॉइस ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है ना। तो चॉइस ऑफ फ्लूइड या टाइप्स ऑफ फ्लूइड, 3 टाइप्स हैं हमारे पास, क्रिस्टलॉइड्स हैं, कॉलॉइड्स हैं, या फिर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे पास फिर क्रिस्टलाइड्स पढ़ते हैं, फिर कोलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइड्स में हमारे पास 3 है, देखो, एक आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स, नंबर 2 हाइपोटोनिक क्रिस्टलाइड्स, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक में हमारे पास 3 है। आइसोटोनिक के बारे में याद रखें कि दीज आर बेसिक फ्लूइड फॉर रिससिटेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह जो रिंगर लेक्टेट है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल्स में नॉर्मल सेलाइन है हमारे पास, एग्जाम्पल 0.9 NS, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, इस तरह प्लाज्मा लाइट। याद रखें, नॉर्मल सेलाइन इज़ द आइडियल फ्लूइड फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को, क्या है, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। फिर हमारे पास हाइपोटोनिक सेलाइन जिसमें D5W है। हाइपरटोनिक सेलाइन में हमारे पास, हाइपरटोनिक में 3% नॉर्मल सेलाइन है, 3%, ठीक है। याद रखें ये डीकम्पेंसेटेड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में इट इज़ प्रिफर्ड, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। प्रिफर्ड किसके ऊपर, कन्वेंशनल जो 0.9% नॉर्मल सेलाइन होता है उस पर प्रेफर किया जाता है, 3% सोडियम नॉर्मल सेलाइन को किस कंडीशन में, डीकम्पेंसेटेड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरोज सोल्यूशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम कंसनट्रेशन हाई होती है इसमें, ये आइडियल होता है हाइपोवॉल्केमिक सिचुएशंस में, ठीक है। इसी तरह DNS जिसको डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, ये किड्स में हम प्रेफर करते हैं। याद रखें फ्यू पॉइंट्स के, फ्लूइड ऑफ चॉइस, वही रिससिटेशन के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन है, हमारे क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स हैं। जबकि जो क्लोइड्स हैं ना, क्लोइड्स दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। याद रखें फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ शॉक में ये कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि पता है क्या, फर्स्ट 24 आवर्स में एपिथेलियल एंडोथेलियल इंजरी होती है ना, वहीं गैप्स आते हैं, गैप्स के ज़रिए जब कोलॉइड देते हैं वो गैप्स के ज़रिए कोलॉइड बाहर जाता है और बाहर पानी सारा बाहर खींच लेता है, तो इसकी वजह से इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है ना, देखिए हमने क्रिस्टलॉइड्स पे थोड़ी सी नज़र डाली, उसके बाद कोलॉइड्स और ब्लड, पहले ब्लड प्रोडक्ट्स करते हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। देखें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं, देखें इसमें क्या क्या आ सकता है, पैक्ड RBCs, PRBCs जिसको बोलते हैं, और होल ब्लड आ सकता है, ठीक है। अच्छा, हम होल ब्लड दे सकते हैं बट नॉट इन मैसिव क्वान्टिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नॉट इन मैसिव क्वांटिटीज़ में हम ब्लड नहीं देते। याद रखें एक या 2 पॉइंट्स ऑफ ब्लड आप देना चाहते हैं तो आप होल ब्लड दे सकते हैं, लेकिन मैसिव क्वांटिटीज़ में नहीं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लेटलेट्स हो गए, अच्छा फ्रेश प्लाज्मा हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स हो गए, और क्रायो प्रेसिपिटेट, ये सारे के सारे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो MTP क्या होता है, MTP होता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल मतलब कब उसे आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जब इंडिकेशन हो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 यूनिट्स रिक्वायर्ड इन जनरल, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 यूनिट्स ड्यूरिंग और पोस्ट सर्जरी, तो हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड गिविंग सीरम लोडेड विथ प्लाज्मा गो फॉर 1:1, ठीक है, 1:1 आप दे देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 1 आप देखेंगे पैक्ड RBCs, और 1 आप उसमें देखेंगे प्लेटलेट्स देंगे पेशेंट को, ठीक है। कोलॉइड्स देखते हैं, कोलॉइड्स देखें, दे आर असल में ये क्या होते हैं, सिंथेटिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम क्या होता है इनका होता है कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को ये इंक्रीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से जब ऑनकोटिक प्रेशर आपको पता है ये अगाव होता है, ठीक है, अगाव, जब ये प्रेशर बढ़ता है तो ये अपनी तरफ पानी खींचता है, और जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। देखिए ये अगर इंट्रावेस्कुलर स्पेस है या एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है और ये वाटर है, अगर हम कोलॉइड देते हैं ना, कोलॉइड क्या करते हैं, अंदर का ऑनकोटिक प्रेशर जब बढ़ाते हैं ये कोलॉइड्स, तो फिर पानी यहाँ से भी पानी अपनी तरफ खींचते हैं, इसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर स्पेस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में अगर कोई पेशेंट हाइपोटेंसिव हो तो उसको हम कोलॉइड्स देके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखें कोलॉइड वर्सेस शॉक। लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि कोलॉइड्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, या भी कोई भी शॉक। ठीक है, देखें इसका क्या कारण है, इसके देखें इसके रीजंस क्या हैं। इसके रीजंस देखें, इसमें क्या होता है कि जो शॉक में क्या होता है, शॉक में एंडोथेलियल इंजरी होती है। जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो एंडोथेलियम कैसी होती है, देखें ब्रोकन एंडोथेलियम। अब ऐसे केसेस में अगर आप कोलॉइड देते हो इस पेशेंट को, कोलॉइड देते हो, ठीक है, कोलॉइड देते हो, तो ये कोलॉइड आपको पता है ना, कोलॉइड्स आर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, और एंडोथेलियम क्या है, लीकी गैप जंक्शंस, लीकी एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये कोलॉइड्स वहाँ यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर यहाँ जाते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो जो ऑनकोटिक प्रेशर उन्होंने इधर बढ़ाना था वो इधर बढ़ाते हैं। जब ऑनकोटिक प्रेशर इधर बढ़ेगा, ऑनकोटिक अगाव होता है, आपको पता है ना, तो पानी ऐसे खींच के इनकी तरफ आता है, पेशेंट और भी सीवियर कंडीशन में चला जाता है, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस की ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाती है, याद रखें। और फिर फ्लूइड जब वेसल से बाहर आता है तो पेशेंट और कोलैप्स कर सकता है। याद रखें एंडोथेलियम जो है ये 12 से 24 घंटे लेती है हील होने के लिए कितने लेती है, 24 घंटे है। तो इसीलिए ये जो कोलॉइड्स हैं ये कंट्रा इंडिकेटेड हैं 12 से 24, फर्स्ट 12 to 48 आवर्स ऑफ शॉक में, क्या फर्स्ट 12 to 48 आवर्स ऑफ शॉक में। दैट्स वाई कोलॉइड्स आर गेम चेंजर्स। याद रखें कोलॉइड्स गेम चेंजर्स होते हैं आफ्टर 24 आवर्स, यहाँ के बाद 12 से 24 के बाद कोलॉइड्स गेम चेंजर होते हैं। आप किसी ऐसे पेशेंट को एल्बुमिन दे देना, आप देखेंगे कि ड्रामेटिक रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन 12-24 घंटे से पहले आपने कोलॉइड नहीं देने हाई शॉक वाले पेशेंट। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिंक टू TS 7.5। ठीक है, इसी तरह शॉक में क्या होता है कि हाइपोटेंशन होती है, शॉक में हाइपोटेंशन, और इसको कैसे मैनेज करेंगे शॉक की हाइपोटेंशन। ठीक है ना, देखें कि शॉक में जब हाइपोटेंसिव पेशेंट होता है तो हाउ टू मैनेज दैट ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, तो हम देखो प्रेफर हाइपरटोनिक सेलाइन। ऐसे केसेस में आपने प्रेफर करना है हाइपरटोनिक सेलाइन। व्हाट्स द यूटिलिटी ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन। देखें हाइपरटोनिक सेलाइन की क्या यूटिलिटी है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये है, ये जो है ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, और ये हमारा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। जब हम जब हम हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं, कोलॉइड्स हाइपरटोनिक सेलाइन, ये जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से फिर लीक करके यहाँ आते हैं, यहाँ से ये कोलॉइड्स तो नहीं, हाइपरटोनिक सेलाइन जब यहाँ आता है, देखो याद रखो, यहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। इस तरह जब ये यहाँ से इधर जाता है तो ये रिप्लेनिश करता है किसको, इंट्रासेलुलर डिफेक्ट को। अब देखो रिमेनिंग जो हाइपरटोनिक सेलाइन है वो फिर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का। जब यहाँ ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ से फ्लूइड, आसपास से फ्लूइड वापस इधर अंदर चला जाता है। तो देखो इस केस में इंट्रासेलुलर डिफेक्ट भी पूरा हो जाता है, इंट्रावेस्कुलर डिफेक्ट भी पूरा हो जाता है। और देखा, ठीक है ना। तो याद रखें अगर तो 3 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन ये काम कर रहा होता है, तो एट द सेम टाइम 1 बॉटल ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन ये काम पूरा सरंजाम दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ऐसे केसेस में क्या प्रेफर करते हैं, हाइपरटोनिक सेलाइन प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि कोलॉइड्स की कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1 है ह्यूमन रिकम्बिनेंट एल्बुमिन। ठीक है, ये बेस्ट कोलॉइड अवेलेबल है, बेस्ट कोलॉइड। ठीक है, याद रखें ये 2 फॉर्म्स में आती है, 5% एल्बुमिन और 25% एल्बुमिन में 5% जो होती है वो 20 मिलीमीटर ऑफ Hg जो ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करती है 1 टाइम, यानी कि ये 5 टाइम ये कितना 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। ये 25% एल्बुमिन बहुत कॉमन है और बहुत ही ये क्या है, बहुत ही वो है। ठीक है, ड्रॉबैक्स जो हैं, इसके ड्रॉबैक्स देखें, कॉस्टली होती है ये, द ओनली ड्रॉबैक ये 5 से 7 हज़ार तक डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। ठीक है ना, सॉरी ये 15 से 17-20 हज़ार तक ये इस तरह ये इसकी प्राइजेज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट कोलॉइड है हमारे पास डेक्स्ट्रान, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रान। देखो अगर हम इंक्यूबेट करें स्क्रोस मीडिया में ये 2 बैक्टीरिया, एक ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइड्स और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, इन दोनों को अगर हम इंक्यूबेट करें तो ये इससे हमें डेक्स्ट्रान मिलता है। देखिए डेक्स्ट्रान के फिर काफ़ी सारे यूजेस हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन ये करता है। इसके फीचर्स देखो, हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड है डेक्स्ट्रान, ये इसका फीचर है। इसी तरह इंटरफेस विद ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग,
ये भी एक इसका एक फीचर है, उसके प्रोलॉन्ग करता है बीटी को। इसी तरह एनाफिलैक्सिस भी ये करा सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्स्ट्रान के बारे में याद रखें। इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट प्रोलॉन्ग्स बीटी, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम? माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में, माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोसिस में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोरोनरी बाईपास में कोरोनरी जो वेसल्स हैं, वेन्स हैं, कोरोनरी वेन्स को हम ब्लॉक होने नहीं देते या क्लॉग होने या थ्रोम्बोस होना नहीं देते। क्यों? कैसे? और डेक्स्ट्रान देते हैं तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, ब्लीड करता रहता है, ठीक है। उसी तरह ये जो डेक्स्ट्रान है ये अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, 30-100 किलो डेल्टन, 30,000 किलो डेल्टन और 70,000 किलो डेल्टन के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमैक्सिल। हीमैक्सिल देखो, ये तो हीमैक्सिल हमने पहले दिया भी हुआ है। हीमैक्सिल क्या होता है? डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन इसका 1 टाइम कराता है और टी हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है। ये दोनों हीमैक्सिल और ये जो हेटास्टार्च है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और कॉमन भी है। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है मैंने, कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव। हेटास्टार्च क्या होता है? हेटास्टार्च होता है, देखो, इथोक्सिलेटेड पॉलीमर ऑफ एमाइलोपेक्टिन पॉलीमर। ये एक इस तरह का हेटास्टार्च टाइप की चीज़ है ये। और ठीक है ना, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये कॉमन होता है, ठीक है ना। देखते हैं अभी डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन, DCR का। देखें इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि लिमिटेड यूज़ ऑफ क्रिस्टलॉइड करें, ठीक है, अप टू 2 लीटर्स ओनली, ठीक है ना। एज ए बोलस आप 500 से 1000 ml तक आप दे सकते हैं। तो मैं ठीक है ना। तो इसमें आपने लिमिटेड यूज़ ऑफ क्रिस्टलॉइड, देखें, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ क्रिस्टलॉइड एट 5 लीटर और 6 लीटर, ठीक है। ऑलरेडी हाइपोवोलीमिया है पेशेंट को, फ़र्ज़ करो 3 लीटर ब्लड रही है, ठीक है। वो हाइपोवोलीमिया से ऊपर से आप 6 लीटर का उस पर क्रिस्टलॉइड दे रहे हो, तो आप उसको क्या करो? कन्वर्ट कर रहे हो एक लस्सी टाइप की चीज़ में, ठीक है ना। अच्छा, रिप्लेस इस ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिप्लेस विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। दूसरा इसका वो, ठीक है ना, रिप्लेस विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ये देखो, अगर से आपने देखो, अगर बीपी मेंटेन नहीं हो रहा तो आपको किसने कहा है कि बीपी के पीछे पड़ो? देखो, बीपी इज़ नॉट मेंटेनिंग, देन हु हैज़ आस्क्ड यू टू रन आफ्टर बीपी, ठीक है। मेंटेन अ थ्रेशोल्ड बीपी, लो हाइपोटेंसिव परमिसिव हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं। मोर यू विल रन फॉर बीपी, मोर यू विल कॉज ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो परमिसिव हाइपो टेंशन, जिसमें इसमें क्या होता है कि टारगेट जो मैप है मेन आर्टीरियल प्रेशर है, दैट इज केप्ट अराउंड 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। इट इज केप्ट अराउंड 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ट्रायल ऑफ HTS, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सेलाइन आप दे सकते हैं। एंड यूज़ क्रायो प्रेसिपिटेट्स और रिकम्बिनेंट फैक्टर 7 जो है ये भी आपको बेटर रिकवरी देता है, लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो यूज़ ट्रायल ऑफ हाइपोटोनिक सेलाइन और यूज़ ट्रायल ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट्स और रिकम्बिनेंट फैक्टर 7, ठीक है। बेटर रिकवरी शो की है इसने।